बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक ओलिगोसिकेराइड और दूसरा पॉलीसेकेराइड। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हम पार्ट 3 भी शूट करवाएंगे और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं ओलिगोसिकेराइड्स के बारे में और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है ओलिगोसिकेराइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं कि ओलिगोसिकेराइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डिफिनीशन लिख दिया है, दोज कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव्स, जो कि देते हैं फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक, मोनोसिकेराइड सिंपल यूनिट्स, मोनोसिकेराइड के सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड ओलिगोसिकेराइड्स, उनको ओलिगोसिकेराइड्स कहा जाता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जब उनका हाइड्रोलिसिस किया जाए और वो 2 से लेकर 10 तक सिंपल मोनोसिकेराइड यूनिट्स दे दे तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल को ओलिगोसिकेराइड्स कहा जाता है। तो ये हो गया इसका सिंपल सा डिफिनीशन। अब इसके बाद दो तीन कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं इन ओलिगोसिकेराइड्स के बारे में बुक में, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोसिकेराइड्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मोनोसिकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के जरिए, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। अच्छा, अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा होता है, इसके जरिए मोनोसिकेराइड यूनिट्स कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख दिया है, इसके जरिए हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो मोलिक्यूल लिए हुए हैं, दो छोटे छोटे मोनोमर्स लिए हुए हैं, या आप लोग कहें मोनोसिकेराइड्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। एक ये हो गया, इसका नाम है ग्लूकोज और ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसकी नंबरिंग इस तरह की जाती है। ये ब्लैक डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स क्या हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, ये ब्लैक डॉट्स कार्बन है। तो यहाँ से इसकी गिनती शुरू की जाती है। ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4, ये हो गया कार्बन नंबर 5 और ये हो गया कार्बन नंबर 6। तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मोनोमर या मोनोसिकेराइड मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। इसकी नंबरिंग किस तरह की जाती है, इसका नंबरिंग कुछ इस तरह किया जाता है। ये है कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4, ये हो गया कार्बन नंबर 5 और ये हो गया कार्बन नंबर 6। तो ये भी एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है। ये दो मॉलिक्यूल जो हैं इनके ओपन स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इनको जब पानी के अंदर डाल दिया जाए तो इनमें ये बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है ये तब्दील हो जाता है और रिंग शक्ल इख्तियार कर देते हैं। अच्छा, अब ये दो मॉलिक्यूल जो हैं जब इनको आपस में मिलाया जाए तो ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4 पे एक OH ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है दिस वन। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच होता है। तो इन दो पॉइंट्स पे क्या होता है, रिएक्शन होता है और बॉन्ड बन जाता है और एक मैक्रोमोलिक्यूल इससे बन जाता है, या आप लोग कहें पॉलीसेकेराइड इससे बन जाता है। तो कैसे, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब रिमूव हो जाता है तो इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाता है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज, और ये पानी है जो बाहर निकल गया, रिमूव हो गया। और यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जिसके बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है। और ये पोजीशन कौन सा है, 4, और ये कौन सा पोजीशन है, कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दिस बॉन्ड, इसको कहा जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या आप लोग इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह सकते हैं। 1,4 इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये बॉन्ड बन गया है कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 1 के बीच में या दरमियान में। ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं महमूद बेटा एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका, द मोस्ट कॉमन ओलिगोसिकेराइड इज डाइसेकेराइड। आप लोग जहाँ पे भी जाओगे और ओलिगोसिकेराइड उठाओगे
तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओलिगोसिकाराइड जो है वो डाइसिकाराइड है। इसमें तो सिंपल शुगर ये दो सिंपल शुगर से, या आप लोग ऐसा कहें कि दो मोनोमर्स या दो मोनोसिकाराइड से बना होता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद आप पढ़ते हैं ओलिगोसिकाराइड का क्लासिफिकेशन। अच्छा, ओलिगोसिकाराइड्स को डिफरेंट मेंबर में क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए अभी इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है डाइसिकाराइड। ये 2 से शुरू होते हैं 10 तक। अच्छा, तो डाइसिकाराइड जो है इसमें 2 सिंपल यूनिट होंगे, मतलब 2 मोनोसिकाराइड यूनिट होंगे, और इसका एग्जाम्पल है सक्रोज मालिक्यूल। ये जो बन गया है यहाँ पे, इसको सक्रोज मालिक्यूल कहा जाता है। अच्छा, तो ये एक डाइसिकाराइड है, 2 यूनिट्स है, एक ग्लूकोज हो गया, दूसरा फ्रक्टोज हो गया। इसके अलावा इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ट्राइसिकाराइड्स भी मौजूद होते हैं। ट्राइसिकाराइड में 3 मोनोसिकाराइड आपस में इकट्ठे होंगे और एक मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया होगा। तो इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। रेफिनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 यूनिट्स मोनोसिकाराइड के पाए जाते हैं। रेफिनोज। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? टेट्रासिकाराइड। ऐसे सिकाराइड जिसमें 4 मोनोसिकाराइड होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है स्टेकायोज। स्टेकायोज। इसके बाद नेक्स्ट वन है पेंटासिकाराइड। ऐसे सिकाराइड जिसके अंदर 5 मोनोसिकाराइड मौजूद हो। इसका एग्जाम्पल है वर्बेस्कोज। वर्बेस्कोज इसका एग्जाम्पल है, इसके अंदर 5 मोनोसिकाराइड यूनिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है हेक्सासिकाराइड। हेक्सा मीन्स ऐसे सिकाराइड जिसके अंदर 6 मोनोसिकाराइड यूनिट्स मौजूद है। इसका एग्जाम्पल है माल्टो हेक्साओज। माल्टो हेक्साओज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? हेप्टोसिकाराइड। ऐसा जिसके अंदर 7 मोनोसिकाराइड यूनिट्स हो। इसका एग्जाम्पल है माल्टो हेप्टाओज। माल्टो हेप्टाओज। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन मेंबर इसका क्या है? ओक्टासिकाराइड भी हो सकते हैं, या तो 10 तक हैं। ओक्टासिकाराइड। ओक्टासिकाराइड में इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है माल्टो ओक्टाओज। माल्टो ओक्टाओज। अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? नैनोसिकाराइड्स। नैनो मतलब 9, जिसके अंदर 9 मोनोसिकाराइड यूनिट्स हों। यहाँ पे ये नैनोसिकाराइड्स जो हैं, ये इनका कोई ख़ास स्पेशलाइज नेम नहीं है, जिस तरह हमने ये ऊपर वाले पढ़ लिए कि सक्रोज, रेफिनोज, स्टेकायोज, वर्बेस्कोज, माल्टो हेक्साओज, माल्टो हेप्टाओज एंड ओक्टा माल्टो ओक्टाओज। ऐसे एग्जाम्पल, इसे स्पेशल नेम इसके नहीं है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन हाइड्रो हाइलोरोनिक एसिड एज अ फ्रेगमेंट। हाइलोरोनिक एसिड एक पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर एज अ फ्रेगमेंट ये मौजूद होते हैं, एक टुकड़े की शक्ल में मौजूद होते हैं, अटैच होते हैं उसके साथ। और क्या होता है कि वो तादाद में कितने होते हैं? 9 होते हैं, और इनका कोई स्पेशल नेम नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? समझ में आ गया? डेकासेकाराइड। डेकासेकाराइड में 10 यूनिट होंगे। इसके अंदर भी जो मेंबर आते हैं उनका भी कोई स्पेशल नेम नहीं है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एक पॉलीसिकाराइड है जिसका नाम है हाइलोरोनिक एसिड, और ये हाइलोरोनिक एसिड में ये भी एज अ फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं, एक टुकड़े की शक्ल में। जब हाइलोरोनिक एसिड को हाइड्रोलाइज किया जाए तो एक टुकड़े की शक्ल में ये 10 मेंबर क्या हो जाते हैं? अलहदा हो जाए, सिपारेट हो जाते हैं, और इनका भी कोई स्पेशलाइज नेम नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के। ओलिगोसिकाराइड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ओलिगोसिकाराइड के चंद एग्जाम्पल यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं। एक है सक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, और थर्ड वन है माल्टोज। सक्रोज जो है ये एक डाइसिकाराइड है, और ये किस चीज़ से बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और इससे क्या बनता है? सक्रोज प्लस वाटर। यहाँ पे ये रिवर्सेबल भी हो सकता है, जब इसमें वाटर का एडिशन किया जाए तो इसे ये 2 मोनोसिकाराइड अगेन बनेंगे। हाइड मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन किस तरह है? इस साइड पे ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन तो है, लेकिन ये आपको किस तरह दिखाई देता है? हमने इससे पहले चंद रिएक्शन पढ़े थे। ये कौन सा है? कंडेंसेशन। वेरी गुड, दिस वन इज कंडेंसेशन। इस साइड से अगर देखा जाए तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, और अगर पीछे साइड से देखा जाए रिवर्स साइड में, दिस वन इज हाइड्रोलाइसिस।
समझ में आ गए। तो यहाँ पे ये साइन मैंने इसलिए डाल दिया है कि ये रिवर्सेबल है। अच्छा, फिर है लेक्टोज। ये सक्रोज किस चीज़ में पाया जाता है? ये चीनी में पाया जाता है, चीनी सक्रोज से बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वन है लैक्टोज। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है। ये भी एक डाइसैकराइड है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इन दोनों से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है माल्टोज। माल्टोज कहाँ पर पाया जाता है? ये फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। और ये भी क्या है? एक डाइसैकराइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ये बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद जाते हैं और पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के लिए भी यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इसका डिफिनीशन। पॉलीसेकेराइड का डिफिनीशन यहाँ पर हमने कुछ इस तरह लिख दिया है, दोज कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच गिव अस, जो हमें देते हैं मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, जब उनका हाइड्रोलिसिस किया जाए और 10 से ऊपर क्या दे दे, मोनोसेकेराइड यूनिट दे दे, आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड, उनको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इनके चंद एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं पॉलीसेकेराइड्स के। इसमें फर्स्ट वन एग्जाम्पल जो है वो है स्टार्च। स्टार्च तो आप जानते हैं, स्टार्च को महमूद बेटा, स्टार्च किसे कहा जाता है? एक कहाँ पर पाया जाता है? ये प्लांट में पाया जाता है और ये बना होता है ग्लूकोज से। ये कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट, ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट में के अंदर स्टोर होता है और वहाँ पे जब प्लांट को फिर ज़रूरत होती है तो वापस इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज यूनिट्स में। और फिर उन ग्लूकोज यूनिट को प्लांट रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करके उससे एनर्जी हासिल करता है। अच्छा, तो ये एक पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट में स्टोर होता है और ये किस चीज़ से बना होता है? ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, सारे ग्लूकोज इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है और ये भी ग्लूकोज से बना हुआ है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में ये पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है सील्यूलोज। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल में। और यहाँ पे मैंने एक ग्रीन साइन इसके लिए साथ लगा दिया है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है, एबंडेंट प्लांट के सेल वॉल में। या आप लोग कह सकते हैं कि नेचर में ये सबसे ज़्यादा है, नेचर में ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कितने प्लांट इस दुनिया में मौजूद है, उन सब के सेल, करोड़ों अरबों सेल्स उनके अंदर मौजूद है और उनके सेलों के अंदर सेल वॉल मौजूद है और सेल वॉल के अंदर ये पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट वन है काइटिन। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है, फंजाई सेल वॉल, फंजाई के जो सेल्स होते हैं उनके वॉल्स, फंजाई के सेल के जो सेल वॉल्स होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। अच्छा, इसके बारे में आपको पता है कि ये प्लांट सेल में ये स्टार्च जमा कहाँ पे होता है? कहाँ पे स्टोर होता है? नो, दिस वन इज स्टोर इन एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का एक टाइप है। एमाइलो, पहली बार सुन रहे हो? एमाइलोप्लास्ट, ये प्लास्टिड का एक टाइप है और इसके अलावा स्टार्च जो है वो एक दूसरी जगह पे भी स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। ये दो रीजन है, इन रीजन में स्टोर होता है। एनिमल के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है? मसल सेल्स में या लीवर सेल्स में, एडिपोज टिश्यू में भी थोड़ा बहुत ये स्टोर होता है, लेकिन सेलों के अंदर ये कहाँ पर स्टोर होता है? वहाँ पे भी तो सेल्स मौजूद है, सेलों के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है? ये स्टोर होता है सेल साइटोप्लाज्म में, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। जब एनर्जी की ज़रूरत हो तो इसको ब्रेक डाउन किया जाता है और वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, और ये दो नीचे दो जो है इसको तो हमने पढ़ लिया कि ये प्लांट के सेल वॉल्स में और ये फंजाई के सेल वॉल्स में पाया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक इसका हैं, दे आर टेस्टलेस। इसके ये मेंबर जो हैं ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में हल भी नहीं होते। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वन है दे आर पॉलीमर। ये क्या होते हैं? सारे पॉलीमर्स हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं इनका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ये स्टार्च किस तरह होता है, इसके अलावा ग्लाइकोजन किस तरह होता है, इसके अलावा सेल्यूलोज किस तरह होता है और काइटिन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं और डिस्कस करते हैं स्टार्च को।
अच्छा, तो अब ये स्टार्च जो है इसके अंदर दो बड़े पॉलीमर अंदर पाए जाते हैं। अगर स्टार्च को डीपली स्टडी किया जाए माइक्रोस्कोपिकली तो इसके अंदर दो पॉलीमर्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक वन है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। ये भी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है और ये भी मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं। और इसके अंदर एक और फेनोमेना होता है, इसके अंदर ये लीनियर होता है, लीनियर स्पाइरली लीनियर होता है, एक स्प्रिंग लाइक होता है और लीनियर होता है। और ये एमाइलोपेक्टिन जो है ये पॉलीमर ये ब्रांचिंग शक्ल में पाया जाता है, ये ब्रांचिंग शक्ल का होता है। ब्रांचिंग शक्ल में एक ऐसा बॉन्ड होता है, एक टाइप ऑफ बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होते हैं, दूसरे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होते हैं, दूसरा 1,6। यस, अब इनको डायग्रामेटिकली देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये ग्लूकोज है। वेरी गुड। ये है इसका कार्बन नंबर 1, ये हो गया इसका कार्बन नंबर 2, ये हो गया इसका कार्बन नंबर 3, ये हो गया इसका कार्बन नंबर 4, ये हो जाएगा इसका कार्बन नंबर 5 और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी एक अटैच है, ये हो गया कार्बन नंबर 6। यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे देखो, ये 1, 4, 1, 6 इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एमाइलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल एमाइलोज को देखते हैं। एमाइलोज को अगर देखा जाए तो इसके अंदर ग्लूकोज ऐसे अटैच होते हैं। ये क्या है? कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पे क्या है? अगर इस साइड से काउंट किया जाए तो ये कौन सा है? 4 है। वेरी गुड। और 1 और 4 के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और ये इस तरह आगे जाता जाएगा और ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखो, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन को देखो, एमाइलोपेक्टिन किस तरह होता है? एमाइलोपेक्टिन में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं 1,4 और दूसरे होते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सबसे पहले देखते हैं 1,4। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका ये है कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन भूल चुका हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। अच्छा, और ये कौन सा है? इसको काउंट कर दो, 1, 2, 3, 4, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये है 1,4। ये लीनियर जब जाता है तो 1,4 बनाता है, लेकिन इस लीनियर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के साथ क्या अटैच होते हैं? ब्रांचेस अटैच होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूलों के, और वो जब अटैच हो जाते हैं तो 1,6 अटैच होते हैं। यहाँ पे मैं ब्रांचेस जो होते हैं 1,6 बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, इसका ये है कार्बन नंबर 1 और ये ब्रांच को अब देखो, नीचे मैंने ब्रांच बना दिया है। ये है दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5 और इस साइड पे कौन सा है? 6। तो ये 1,6 हो गए। तो 1,6 इसके ब्रांचेस में होता है और लीनियरली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं तो उनमें 1,4 होता है। अच्छा, अब ये जब इस तरह अरेंज हो जाते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बना लेते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। ये वो लीनियर वाला ब्रांच है और ये साइड वाले ब्रांचेस हो गए, तो ये 1,6 होंगे और ये 1,4 होंगे। अच्छा, अब अगर एक क्रिस्टल उठाया जाए या एक ग्रेन्यूल उठाया जाए किस चीज़ का? स्टार्च मॉलिक्यूल का। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये दिखाई दे रहा है। इसको मैं इज्यूम करता हूँ कि ये क्या है? स्टार्च। ये एक स्टार्च ग्रेन्यूल है, दाना है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो इसके अंदर ये, और इसको जूम किया जाए तो इसके अंदर स्टार्च का अरेंजमेंट कुछ इस तरह या पोजीशन कुछ इस तरह होगा। ये क्या है? ये ब्लैक डॉट्स जो है ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अब ग्लूकोज मॉलिक्यूलों ने ये जो ये स्ट्रक्चर बना दिया है, ये क्या कहलाता है? एमाइलोपेक्टिन। वेरी गुड। और दिस वन एमाइलोज। तो ये इस तरह पड़े रहते हैं कहाँ पे? प्लांट के एमाइलोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में। और जब प्लांट को ज़रूरत पड़ती है तो इनको हाइड्रोलाइज करके इनसे एनर्जी हासिल किया जाता है। अच्छा, और ये एक बात यहाँ पे सुनो, ये एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज जो है ये आपस में अटैच नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं दोनों। ये स्पाइरली मौजूद होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सारे कार्बन आपस में अटैच और ये ब्रांचिंग फॉर्म में।
यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं ग्लाइकोजन को, कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है स्टार्च के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होता है, मच ब्रांचिंग देन स्टार्च। यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, दो टाइप ऑफ बॉन्ड इसके अंदर भी पाए जाते हैं। एक होता है 1,4 और दूसरा होता है 1,6। 1,4 जो है इसका इस लीनियर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिस तरह यहाँ पे स्टार्च की तरह ये भी होता है, लेकिन ये मच ब्रांचिंग होता है। और ये साइड पे जो ब्रांचेस हैं ये क्या होते हैं, 1,6 होते हैं। ये समझ में आ चुका हो। यहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूकोज। और ये पूरा का पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर सेल में देखा जाए तो कुछ इस तरह देखा ही जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की जो मोनोसिकाराइड्स होते हैं, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनमें भी क्या होता है, इसके अंदर दो टाइप ऑफ बॉन्ड थे ग्लाइकोजन के अंदर 1,4 एंड 1,6। 1,6 इसके अंदर कौन से मौजूद है, इसके अंदर ओनली 1,4 मौजूद है। 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, सिंपली मैंने जीबी से रिप्रेजेंट कर दिया ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये ब्लू डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ तो इस तरह लीनियरली एक धागा लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस तरह फिर एक और होता है, फिर एक दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, इस तरह अरेंज बनी की होती है। अच्छा, और यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे डॉट्स करवाए हैं। ये डॉट्स क्या हैं, ये डॉट्स जो हैं इनको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर H बॉन्डिंग मौजूद होती है और इस H बॉन्डिंग की वजह से इसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, तो ये हो गया ग्लूकोज सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं एंड लास्ट वन काइटिन। काइटिन जो है ये फंजाई के सेल वॉल्स में पाया जाता है और इसके अंदर जो मोनोसिकाराइड यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वो है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है। इनके अंदर जो मेंबर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है NAcetyl ग्लूकोजामीन या माइन, बाज़ लोग माइन पढ़ते हैं, N-acetyl ग्लूकोजामाइन या ग्लूकोजामीन, जैसे भी आप लोग पढ़ें। अच्छा, तो इसके अंदर जो काइटिन के अंदर जो मेंबर पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है, N-acetyl ग्लूकोजामीन। अब ये N-acetyl ग्लूकोजामीन जो है इनके अंदर बॉन्ड किस तरह मौजूद होता है, इनके अंदर भी 1,4 मौजूद होता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक ग्लूकोज N-acetyl ग्लूकोजामीन मॉलिक्यूल। N-acetyl ग्लूकोजामीन मॉलिक्यूल किससे बनता है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिराइवेटिव होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जब रद्दबदल किया जाए तो उससे क्या बनता है, N-acetyl। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ये क्या है, सेम ग्लूकोज लाइक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका ये कार्बन नंबर 2 जो है इसके अंदर ऊपर क्या अटैच है, एक अमीनो ग्रुप और एक एसिटाइल ग्रुप। यहाँ पे ये पोर्शन क्या कहलाता है, दिस वन इज एसिटाइल, एसी। और यहाँ पे क्या है, अमीनो ग्रुप अटैच है, अमीनो नाइट्रोजन है और उसके साथ हाइड्रोजन है। अच्छा, और नेक्स्ट ये पोजीशन कौन सा है, पोजीशन नंबर 2। तो पोजीशन नंबर 2 पे अमीनो एसिटाइल अटैच है, तो इसलिए इसका नाम इस तरह रखा गया है। नाइट्रोजन के साथ एसिटाइल अटैच है, N-acetyl, और ये है ग्लूकोज, और ये NH क्या है, अमाइन है, तो इसलिए इसका नाम इस तरह रखा गया है N-acetyl ग्लूकोजामीन। तो N-acetyl ग्लूकोजामीन में ये क्या है, कार्बन नंबर 1, और इसका क्या हो जाएगा, इसका काउंटिंग किस तरह करेंगे, यहाँ से 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, 1,4, और इस दूसरे पर ब्रांच यहाँ पर हो गया। समझ में आ गया? तो ये भी कुछ इस तरह सीधा अरेंजमेंट होती है, और इसके अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, विस्कर लाइक अरेंजमेंट। विस्कर कहा जाता है वो बिल्ली या कुत्ता वगैरह जो होता है उनके माउथ के ऊपर आप लोगों ने वो बाल देखे हैं, वो टेंटिकल लाइक हेयर, सीधे बाल होते हैं, उनको विस्कर्स कहा जाता है, विस्कर लाइक अरेंजमेंट वो होता है। तो ये भी अगर इनका एक टुकड़ा उठाया जाए तो काइटिन के जो पॉलीमर्स होते हैं
बालों की तरह इस तरह दागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनको विस्कर लाइक अरेंजमेंट कहा जाता है। सेल वाल उसमें काइटिन मौजूद है बन जाएगा और काइटिन को उठाया जाए तो उसके अंदर ये विस्कर लाइक स्ट्रक्चर में पड़े रहेंगे और मौजूद होंगे। समझ में आ गया। अब इसके बाद चंद पॉइंट हैं। ये स्टार्च जो है ये डाइजेस्टेबल है, ये डाइजेस्ट होता है, हम भी डाइजेस्ट करते हैं और प्लांट भी अपनी ज़रूरत के लिए इसको क्या कर देता है, इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन जो है ये भी डाइजेस्टेबल है और इसके अलावा सेल्यूलोज जो है ये नॉन डाइजेस्टेबल है, ये डाइजेस्ट नहीं होता। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके लिए एंजाइम मौजूद नहीं है। ये जिस एंजाइम के ज़रिए डाइजेस्ट होता है उनको सेलुलेज एंजाइम कहा जाता है। सेलुलेज एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है। इसके अलावा काइटिन जो है ये भी नॉन डाइजेस्टेबल आप लोग का है, ये भी हजम नहीं होता। हाँ, इसके डाइजेशन के लिए भी हमारे पास एंजाइम नहीं है। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो हमसे रह चुका है, ये काइटिन जो है ये तो सेल वाल, पंजाई के सेल वाल में तो वैसे भी पाया जाता है। इसके अलावा ये आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, आर्थ्रोपोड्स आप जानते हैं, ये इनवर्टेब्रेट जो होते हैं उनका एक फाइलम है या आप लोग ऐसा कहीं कि ग्रुप हैं, उसके मेंबर जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, अक्सर उसके अंदर से ज़्यादातर इंसेक्ट्स मौजूद हैं। तो उन मेंबर का जो बाहर वाला ढांचा होता है बॉडी का उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है और उस एक्सोस्केलेटन के अंदर भी ये काइटिन पाया जाता है। तो इसके अलावा ये कहाँ पर पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स में ये पाया जाता है। जैसा कि क्रब्स आप जानते हैं, झींगा, ये पानी में पाया जाता है। और इसके अलावा ये इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, इंसेक्ट्स जैसा कि वेस्प आपने देखा है, इसका जो क्या होता है बाहर का, ये बॉडी का जो बाहर वाला कवरिंग है, ये कवरिंग किस चीज़ से बना होता है, ये काइटिन से बना होता है। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पढ़ेंगे।